मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं फिर से गुलाम वंश के शासकों के बारे में वीडियो बनाकर लेकर आया हूं जो इस प्रकार है। इससे पहले नासिरुद्दीन महमूद जो इसका शासनकाल 1240 से 1265 ईस्वी था। तो इससे पहले जो शासक बना था, जो शासक था, तो शासक की कारागार में मृत्यु हुई थी। तो उसका क्या नाम था? अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन मसूद शाह इससे पहले जो 1242 से 1240 तक इसका शासनकाल था अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह की जून 1240 में मृत्यु हुई थी। और इसकी जो मृत्यु हुई थी आपका अलाउद्दीन मसूद शाह, जिससे पहले शासक था, दिल्ली के शासन पर राजगद्दी पर बैठा था। तो उसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी ये क्वेश्चन था। उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अलाउद्दीन मसूद शाह की, जो इसका शासनकाल 1242 से 1240 था। तो इसकी मृत्यु कारागार मतलब जेल में हुई थी। अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु जेल में हुई थी। और सिंहासन पर किसने हटाया था इसको? ये बलबन ने, क्योंकि उस टाइम पे जो बलबन का एक पद मिला था अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में, तो वो पद के बाद में जो शक्ति आ गई थी वो उसके शासनकाल में सरदारों में, जो नवाब था उसके अधीन शक्ति आ गई थी, जिससे कि आगे वो शक्ति आने के बाद में आगे प्रोसेस होता है। जब उसकी मृत्यु रहती है अलाउद्दीन मसूद शाह की, मृत्यु होने के बाद में जब दिल्ली के राजगद्दी पर कौन बैठता है? नासिरुद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल है 1240 से 1265 ईस्वी में। तो ये भी शमसुद्दीन इल्तुतमिश का पुत्र था, मतलब पोता था। तो यह सुल्तान इल्तुतमिश का पुत्र था और इसका पिता का नाम में नासिरुद्दीन महमूद था, जिसकी मृत्यु 1229 ईस्वी में हो गई थी। किसकी? जो नासिरुद्दीन महमूद का जो पिता था, नासिरुद्दीन महमूद उसका नाम था, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1229 ईस्वी में हो गई थी। और ये नासिरुद्दीन महमूद जो राजगद्दी पर बैठा था, ये 16 वर्ष का बैठा था। ठीक है, जो राजगद्दी पर सिंहासन राजगद्दी पर बैठा था दिल्ली के पे, ये मात्र कितने वर्ष का था? 16 वर्ष का था। तो ये कब बैठा था? नासिरुद्दीन महमूद 10 जून 1240 ईस्वी को 16 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा गया था। कितनी वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में। ये भी क्वेश्चन जाता है कितनी वर्ष की? 16 वर्ष की आयु में। और कब? 10 जून 1240 ईस्वी में। जब ये शासक बनता है दिल्ली का, राजगद्दी पर बैठता है, तो पहले भी विवाद होता है किस बीच में? जो नवाब और वहाँ के तुर्क सरदार है, ठीक है, उनके बीच में विवाद होता है। और विवाद ये कभी चलता रहता है, पीछे चलते आता है। रजिया सुल्तान से पहले भी, रजिया सुल्तान के बाद में तो ज्यादा ही इसकी अमीर लोग थे, तुर्क सरदार थे, 40 सरदार थे तुर्कानी चैलगानी के। ये इनका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है और विवाद होता चलता रहता है, क्योंकि जब दूसरा कोई सुल्तान मर जाता है तो वहाँ के अमीर उसको दूसरी राजगद्दी पर बैठा देते हैं, और जब वो मर जाता है तो वहाँ के अमीर दूसरी राजगद्दी पर उसको दूसरे शासक को बैठा देते हैं। तो ये विवाद चलता रहता है। तो ये जो विवाद जो खत्म होता है, समाप्त होता है, वो किस शासनकाल में होता है? नासिरुद्दीन महमूद शाह के में, तुर्क और अमीरों के बीच में। तो इसमें उसके सुल्तान बनने से, किसको? नासिरुद्दीन महमूद को। इसके सुल्तान बनने के समय राज्य शक्ति, क्योंकि जो राज्य शक्ति किसके अधीन आती थी? अलाउद्दीन मसूद शाह के में, ये नवाब के में। सब शक्ति किसके शासन में आ गई थी? नवाब के में। तो यहाँ कहता है उसके सुल्तान बनने के समय राज्य की शक्ति के लिए जो संघर्ष, ठीक है, संघर्ष सुल्तान और तुर्क सरदारों के मध्य चल रहा था, वह समाप्त हो गया। ठीक है, किसी के बीच में जो राज्य शक्ति थी, जो सुल्तान और तुर्क सरदार थे, उनके मध्य जो चल रहा था, तो वे इसी शासनकाल में ये समाप्त हो जाती है। क्या समाप्त होती है? उसके सुल्तान बनने के समय, किसको? नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बनने के समय राज्य शक्ति के लिए जो संघर्ष सुल्तान और तुर्क सरदारों के मध्य चल रहा था, वह क्या हो जाता? समाप्त हो गया था। किसके शासनकाल में? नासिरुद्दीन महमूद के काल में। ठीक है, उसके बाद में एक लेखक है मिनाजुस्सिराज। ठीक है, ये एक लेखक है मिनाजुस्सिराज। इन्होंने ग्रंथ लिखा था तबकात-ए-नासरी ग्रंथ। जब तबकात-ए-नासरी ग्रंथ लिखा था किसने? मिनाजुस्सिराज ने। तो जो ग्रंथ को संप्रेरित किसको किया है? मतलब ग्रंथ को किसको दिया था ये, या ग्रंथ किसको संप्रेरित किया था? तो ये किसको किया था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज्य शक्ति के लिए जो सुल्तान और
तुर्क सरदारों के मध्य चल रहा था वह कब समाप्त हुआ, ठीक है। तो किसके शासनकाल में, नासिरुद्दीन महमूद शाह के काल में, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछ जाता है, जो इतिहासकार है मिनाजुस्सिराज, जिसका ग्रंथ है तबकात-ए-नासिरी, जो किसको संप्रीत है, ठीक है, संप्रीत है, ठीक है। तो किसको है ये, नासिरुद्दीन महमूद शाह को, ठीक है। तो ये इतिहासकार था मिनाजुस्सिराज, तबकात-ए-नासिरी ग्रंथ इसी सुल्तान को संप्रीत है, मतलब इसी को जैसे कह देते कि कोई भी किताब लिखता है या अकबर के काल में या किसी काल में या किसी पृथ्वीराज चौहान काल में दरबार में लिखता है, तो वहाँ पे जो लेखक होते थे तो वो लेखक डायरेक्ट क्या करते थे, उनके दरबार में लिखते थे। तो कुछ लेखक ऐसे थे कि विपक्ष लिखते थे, कुछ ऐसे लेखक थे जो पक्ष लिखते थे। तो मिनाजुस्सिराज लेखक था, इसने तबकात-ए-नासिरी लिखी और सगरी तबकात-ए-नासिरी कार्यकाल के इसी की ज़्यादातर नासिरुद्दीन महमूद की इसकी शासनकाल की इसमें बातें हैं। और पीछे भी इसकी तबकात-ए-नासिरी में पीछे भी आपका रजिया सुल्तान है, आपका अलाउद्दीन मसूद शाह है, बहराम शाह है, ये के बारे में। पर जो इसने जो संप्रीत मतलब जो जिसको दिया था ये ग्रंथ, ये किसको संप्रीत किया था, नासिरुद्दीन महमूद को। किसने, मिनाजुस्सिराज ने, ठीक है। ये कौन, आप नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। ये ऐसा शासक था जो ये सामान्य मतलब एक सिंपल व्यक्ति की तरह शासन किया था इसने। और इसका जो जीवन था, ज़्यादातर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी जो हस्तलिपि मतलब हाथ से जो लिखता था ये काफ़ी सुंदर थी और ये आयतें तैयार करता था, अपना ज़्यादातर समय आयतों पर बिता दे रहा था। तो उसके बाद में क्या होता है कि बलबन इसके शासनकाल में वजीर पद पर रहता है। प्रारंभ में जो प्रारंभ शासनकाल था इसका, बलबन क्या रहता है, वजीर पद पर रहता है। और वजीर पद होने के बाद में फिर उसको एक पद मिलता है नायब-ए-मुमालिकत, ठीक है। क्या मिलता है, नायब-ए-मुमालिकत। बलबन चुना जाता है क्योंकि प्रारंभ में ये वजीर पद होता है, वजीर पद पर होता है कौन, बलबन। और उससे पहले जो बलबन होता है अमीर-ए-हाजिब, जो सर्वप्रथम इसका पद था, किसका, अमीर-ए-हाजा। वो किसके समय में रहता है, ये रहता है आपके समय में अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में। तो जब ये क्योंकि इसकी अपनी शक्ति बढ़ाता है और शक्ति बढ़ाने के साथ साथ इसका पदवी ओहदा जो होता है वो भी बढ़ना चालू हो जाता है। तो पहले ये क्या होता है कि शासनकाल में नासिरुद्दीन महमूद शासनकाल में ये प्रारंभ में क्या होता है, वजीर होता है। और प्रारंभ वजीर हटने के बाद में वजीर पद इसका एक भाई होता है, उसको वजीर पद मिल जाता है। मतलब वजीर पद जो मिलता है, भाई नहीं, इसका जो भाई को एक पद और मिलता है अमीर-ए-हाजिब, ठीक है। और पहले ये क्या रहता है, अमीर-ए-हाजिब रहता है, जो दरबार में शिष्टाचार का प्रधान अधिकारी होता था। कौन रहता है, बलबन, ठीक है। और जब अपनी शक्ति को बढ़ाता है, अपने महत्व को बढ़ाता है, तो बढ़ाने के साथ साथ इसका ओहदा भी बढ़ता है, इसका जो पद भी बढ़ता है। तो यह एक ऐसा सुल्तान था जिसने शासक के भांति नहीं बल्कि एक सामान्य, ठीक है, एक सिंपल व्यक्ति की भांति जीवन व्यतीत किया था। किसने, नासिरुद्दीन महमूद ने, ठीक है। यह एक ऐसा सुल्तान था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यह एक ऐसा सुल्तान था जिसने शासक के भांति नहीं बल्कि एक समान व्यक्ति के भांति जीवन व्यतीत किया था, ठीक है। उसके बाद में इस सुल्तान की हस्तलिपि, जो हाथ से लिखी जाती थी लिपि, सुंदर थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, टीजीटी, पीजीटी, जीडी में, आईएएस में कई बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा शासक था, क्योंकि इस पर या तो गुलाम मज दे देता है या गुलाम मज नहीं देता तो उसमें ऑप्शन देता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा शासक था जिसकी हस्तलिपि सुंदर थी और अधिकतर समय अपना कुरान की आयतें तैयार करने में समय व्यतीत करता था। तो कौन करता था, नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो इसकी सुल्तान की हस्तलिपि सुंदर थी, वह कुरान की आयतें तैयार करने में समय व्यतीत करता था, ठीक है। किसी कुरान की आयतों में हर समय क्योंकि इसकी जो राइटिंग थी, इसकी जो लेखन कार्य थी, जो लिखता था, इतनी इसकी सुंदर थी, ज्यादातर अपना समय जो निकालता था ये कुरान की आयत तैयार करने में समय में व्यतीत करता था। उसके बाद में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने शासन सत्ता, ठीक है, इसने अपनी जो शासन सत्ता किसको दे दी, 40 सरदारों को सौंप दी थी।
क्योंकि इसने अपनी जो जितनी भी शासन सत्ता थी किसको सौंप दी, 40 सरदार, और 40 सरदारों का ही एक नेता था बलबन, ठीक है, जिसका नेता था बलबन था। उसके बाद में प्रारंभ में बलबन वजीर पद पर था, ठीक है, इसी शासनकाल में प्रारंभ में वह किस पद पर था, वजीर पद पर था, और वजीर पद से हटने के बाद में इसको एक उपाधि दी नायाब मुमालिकत, ठीक है, इसको किस उपाधि दी, नायाब मुमालिकत। और 1249 ईस्वी में इसने इसकी बहन थी सुल्तान की से शादी कर ली। शादी करने के बाद में वहां पे इसको एक पद भी दिया गया जिसकी उपाधि दी गई उलूग खां, ठीक है, किसकी उपाधि दी गई इसको, उलूग खां, ठीक है, किसकी उपाधि, उलूग खां, क्योंकि 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से करवा दिया था, ठीक है, किसने, बलबन ने। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया था, सुल्तान से, मतलब नासिरुद्दीन महमूद से। और उसके बाद में ही, क्योंकि ये प्रारंभ में वजीर था, और जब उन्हें 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से करवा दिया, सुल्तान से करवाने के बाद में फिर सुल्तान ने इसको वजीर पद से हटाकर एक उससे भी बड़ा पद था नायाब मुमालिकत पद दिया, और यहाँ पद के बाद में बलबन को दिया, और पद के बाद में उसी समय इसको एक उपाधि से नवाजा गया, ठीक है, उलूग खां की उपाधि, किसको, खां की उपाधि, ठीक है, कब, 1249 ईस्वी में, ठीक है, 1249 ईस्वी में, ठीक है, 1249 ईस्वी में ही बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया, नासिरुद्दीन महमूद से करवाया। और नासिरुद्दीन महमूद करवाने के बाद में प्रारंभ में वजीर था बलबन, और जब इसने शादी करवा दी अपनी पुत्री की सुल्तान के साथ में, फिर इसका एक और पद और वजीर से भी बड़ा पद जिसका नाम था नायाब मुमालिकत पद दिया। और इसी पद के बाद में ही बलबन को एक उपाधि दी उसी समय 1249 में, जिस उपाधि थी उलूग खां की उपाधि, किसने, नासिरुद्दीन महमूद ने, ठीक है। उसके बाद में वजीर पद किसको मिलता है, अबू बकर को, किसके शासनकाल में, नासिरुद्दीन महमूद शासनकाल में। और अमीर हाजिब जो पहले था ये बलबन, ठीक है, अमीर हाजिब पहले था बलबन, क्योंकि शुरू में ये सबसे पहले इसकी जो सब प्रथम जो नियुक्ति हुई थी, ये क्वेश्चन मिल जाता है कि बलबन ने सबसे पहले किस पद पर नियुक्त हुआ था, तो किस पद पर नियुक्त होता, अमीर हाजिब पद पर। जो अमीर हाजिब वही पद है जो रजिया सुल्तान के, और उसके बाद में आपका रजिया सुल्तान के बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह, ये पद के बाद में जो अल्तुनिया था, ठीक है, अल्तुनिया था, ये अल्तुनिया इसी पद को चाहता था, जो रजिया सुल्तान से विवाह भी कर लेता, समझ होता था, ये वही पद था। और ये पद किसको मिल जाता है, ये जब नियुक्त होता है तो बलबन को पद मिलता है। प्रथम पद किसको मिलता है, प्रथम पद जो नियुक्त होता है बलबन किस पद पर होता है, अमीर हाजिब, ठीक है। अमीर हाजिब के बाद में फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह शासनकाल आता है, क्योंकि ये उसको मरवा देता और इसकी हत्या करवा देता कारीगर, और कारागार में, मतलब उसकी जेल में ही मृत्यु होती है। इससे जो पहले अलाउद्दीन मसूद शाह जो शासक था, जो नासिरुद्दीन महमूद से पहले, तो इसमें इस पद पर किसको नियुक्त करता है, किसलू खां को। और किसलू खां कौन था, ये बलबन का भाई था, ठीक है, क्योंकि वजीर पद पर अबू बकर और नायब मुमालिकत पद पर बलबन, और अमीर हाजिब पर जो बलबन का भाई था किसलू खां इस पद पर नियुक्त कर देता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि बलबन की और शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो पद था नायब मुमालिक पद था, एक नायब पद था, इसकी सत्ता इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा ओहदा था, ये पद था कि सुल्तान के बाद में दूसरा पद ऐसा था जो पूरे प्रशासन को देखभाल करता था। मतलब ये द्वितीय सुल्तान भी दूसरा सुल्तान मानते थे इसको, क्योंकि ये सबसे बड़ा पद था नायब मुमालिक, क्योंकि जो इसकी सत्ता थी नासिरुद्दीन महमूद ने 40 सरदारों को अपनी शासन को सौंप दिया था, और उसी में ही मुख्य नेता कौन था, बलबन था। तो ये पद होने के बाद में, क्योंकि ये पद इसलिए गठित किया गया था क्योंकि सुल्तान के बाद में यही पद सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, और उसके बाद में जब शक्तिशाली पद बन गया और उस पर भी बलबन इसको नियुक्त किया गया। पहले प्रारंभ में वजीर था,
वजीर के बाद में जब 1249 ईस्वी में सुल्तान अपनी पुत्री की शादी नासरुद्दीन महमूद से करवाई, मतलब सुल्तान से करवाई। तो सुल्तान से करवाने के बाद में, वजीर से हटाने के बाद में, सुल्तान ने नायब मुमालिक पद दे दिया बलबन को। और पद देने के बाद में इसको एक उपाधि और दी, किसने? सुल्तान ने, उलूग खां की उपाधि, ठीक है, 1249 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि बलबन की सर्वप्रथम उपाधि कौन सी थी? उलूग खां। कौन साल में थी? 1249 में। और नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में अमीर हाजिर किस पे पद था? खुसरू खां। कौन था? बलबन का वो भाई था। वजीर पद पर कौन था? अब्बू बकर, ठीक है। और प्रारंभ में वजीर पद किसका था? वजीर पद पर कौन था? बलबन वजीर पद के बाद में कौन बना था? नायब मुमालिक, जो बलबन को पद को नियुक्त किया था। और ये पद था सबसे ज्यादा शक्तिशाली पद होता था, ठीक है। और नासरुद्दीन महमूद की खासियत क्या है उसकी? क्योंकि इसकी हस्तलिपि सुंदर थी और वह कुरान की आयतों को तैयार करने में समय व्यतीत करता था। और इसे शासन के भांति शासन नहीं किया, दिल्ली पर शासन ऐसा भांति शासन जो किया था, क्योंकि सुल्तान तो यही था, ये गद्दी पर ही बैठा था, ठीक है। 1240 से 1265 ईस्वी तक ये शासन, दिल्ली के शासन का, दिल्ली पर ये बैठा था। और दिल्ली का शासक था कौन? नासरुद्दीन महमूद, जो 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक रहा इसका शासनकाल। परंतु ये एक ऐसा सुल्तान था जिसे शासक के भांति नहीं बल्कि एक समान व्यक्ति के भांति जीवन व्यतीत किया था, ठीक है, एक सिंपल व्यक्ति किया था, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि अमीर हाजिर, ठीक है, खुसरू खां था जो बलबन का भाई था, और वजीर पद पर अब्बू बकर, ठीक है। तो ये दोनों बलबन के प्रभु सत्ता स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो नायब का जो पद था, क्योंकि नायब के पद पे ही जो सारा शासन था नासरुद्दीन महमूद का, तो नासरुद्दीन महमूद का शासन किसको सौंप देता है? नायब पद, जो शक्तिशाली किसको था? 40 सरदार थे, उसको सबका अपना राज्य शक्तिशाली और राज्य को अपना किसको सौंप देता है? वो 40 सरदारों को। तो जो नायब पद था, क्योंकि सुल्तान के बाद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पद कौन सा था? सुल्तान के बाद में नायब पद था। और नायब पद पर कौन था? बलबन था, ठीक है, जो 40 सरदारों का जो संगठन था, तुर्कानी चैलगानी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने संगठन किया था, एक गठन किया था। तो वो सरदार, 40 सरदार वही सरदार थे, ठीक है। और उसका भी नेता कौन था? बलबन। और बलबन के नेता होने के बाद और उसमें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात थी कि ये बलबन नायब पद पर पहुंच गया। तो एक तो इसने नासरुद्दीन महमूद ने, ठीक है, अपना जीवन यापन जो करा था वो हस्तलिपि जो आयतें थी आपके कुरान की उन पर समय व्यतीत करता था। और ये सिंपल सामान्य व्यक्ति की तरह रहता था, ठीक है। तो ये सारा दायित्व किसको दे दिया? नायब, जो 40 सरदार के तुर्क सरदार थे, उनको अपना सत्ता सबको सौंप दिया, मतलब शासन उनके माध्यम से चालू होने लगा। तो जब चालू होने लगा, और नायब कौन रहा? आपका बलबन। तो जो बलबन नायब रहा, पद भी सबसे बड़ा ओहदार पद भी बलबन का ही तो ये ऑटोमेटिक, ये तो मानते हैं। और दूसरी बात और अमीर हाजिर इसका भाई था, ये ऑटोमेटिक मार था। किसका भाई था? ये खुसरू खां। ये किसका भाई था? बलबन का था। और जो वजीर पद था अब्बू बकर, पीछे भी वजीर पद अब्बू बकरी रहते हैं। और क्योंकि प्रारंभ में पद जो रहता है बलबन का शासनकाल में वजीर पद रहता है। वजीर पद के होने के बाद में एक चेंज क्या होता है कि जो 1249 ईस्वी में सुल्तान से बलबन अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, ठीक है। कितने में? 1249 ईस्वी में सुल्तान से कौन? बलबन, क्योंकि बलबन की पुत्री थी, वो उसकी शादी किससे कर देता? सुल्तान में नासरुद्दीन महमूद से। और उसके बाद में करने के बाद में क्या होता है? उसी बाद में, क्योंकि इससे पहले 1249 से ध्यान रखना कि 1249 से पहले ये प्रारंभ में वजीर पद पर रहता है कौन? बलबन। और जब 1249 के बाद में जब इसको पद मिलता है नायब का, ठीक है, और नायब के पद के साथ साथ ये इसको उलूग खां की उपाधि भी कौन देता है? सुल्तान, ठीक है। तो ये अमीर हाजिर खुसरू खां बलबन का भाई, वजीर पद पर अब्बू बकर, ठीक है। ये दोनों बलबन की प्रभु सत्ता स्वीकार करते हैं। तो राज्य
कि सभी शक्तियां किसको मिल जाती हैं, बलबन के हाथ में केंद्रित रहती हैं। ठीक है, केंद्रित रही थी, क्योंकि पद इसका सबसे बड़ा होता था, पद इसका सबसे बड़ा था। और उसमें भी क्या होता है कि जो 40 सरदार के लिए ये नसीरुद्दीन महमूद सारी अपनी जो राजी शक्ति है उसको किसको देता, 40 सरदार देता। उसमें भी मेन नेता कौन था, बलबन था। ठीक है, और 1253 ईस्वी में बलबन का एक विरोध गुट, ठीक है, 1253 ईस्वी में बलबन का एक गुट दरबार में सक्रिय होता है। कौन, जो 1253 ईस्वी में बलबन का उसी दरबार में सक्रिय, जो गुट दरबार में सक्रिय होता है, जो एक भारतीय मुसलमान था, इसको जिसका नाम था इमामुद्दीन राय खान। ठीक है, सक्रिय होता है 1253 ईस्वी में। और जो 1253 ईस्वी में सक्रिय होता है और वो भारतीय मुसलमान था जिसका नाम था इमामुद्दीन राय खान। और ये क्या करता है, इमामुद्दीन राय खान जो गुट दरबार में सक्रिय हुआ था, किसके विरुद्ध, बलबन के विरुद्ध, ये सुल्तान को अपने अधिकार में कर लेता है। ठीक है, सुल्तान को मतलब नासिरुद्दीन महमूद को अपने अधिकार में कौन कर लेता है, ये जो भारतीय मुसलमान था इमामुद्दीन राय खान। और करने के बाद में बलबन का जितने भी पद थे उसको हटा देता है। ठीक है, और बलबन को हटाने के बाद में दरबार से निकालने के बाद में षड्यंत्र रचता है। ये पहले आदेश देता है, बलबन को पहले कहाँ भेजता है, हाँसी जो पंजाब में जगह पड़ती है। उसके बाद में इसके बाद में फिर क्या होता है, ये नागौर जो राजस्थान में है जाने के आदेश दिए थे। ठीक है, क्योंकि इसका ये सक्रिय पद होता है, सक्रिय गुट दरबार में सक्रिय विरोधी होता है किसका, 1253 ईस्वी में बलबन का। जो बलबन को हटाने के लिए एक भारतीय मुसलमान इमामुद्दीन राय खान षड्यंत्र रचता है, जिससे कि सुल्तान को अपने अधिकार में कर लेता है। मतलब सुल्तान की समझौता या सुल्तान कैसी बातें कर वो इतना उल्लेख नहीं है, पर यह है कि इमामुद्दीन राय खान नासिरुद्दीन महमूद को अपने पक्ष में कर लेता है। और पक्ष में करने के बाद में बलबन को दरबार से जो इसके पद थे वो हटा देता है। और हटाने के बाद में जब ये संतुष्ट नहीं होता तो ये हटाने के बाद में भी क्या करता है कि सुल्तान के माध्यम से बलबन को कहाँ भेजता है, पहले हाँसी जो पंजाब में स्थान है, और उसके बाद में फिर क्या भेजता है, नागौर जो राजस्थान में है। ठीक है, जाने के आदेश दे देता है। और बलबन को पदों से हटवाने के बाद, ठीक है, बलबन को पद से हटवाने के बाद इमामुद्दीन राय खान ने स्वयं वकीले दर, ठीक है, वकीले दर पद प्राप्त किया था। किसने, इमामुद्दीन राय खान ने। अब देखो इसमें क्वेश्चन बनता है नंबर 1 कि बलबन के फिर वो सत्ता स्वीकार सबसे पहले किसने करी थी। ठीक है, तो किसने करी थी, जो पद था उस पद पर कौन था, अमीर हाजिब खुसरो खान जो बलबन का भाई था, और वजीर पर था अब्बू बकर। ठीक है, इसने सबसे पहले फिर वो सत्ता बलबन की स्वीकार करते थे, और उस समय पे राज्य की सभी शक्तियां बलबन के हाथ में केंद्र रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है कि बलबन के विरुद्ध षड्यंत्र दरबार में किसने किया था, तो किसने किया था, तो वो उसमें कभी कभी पूछ लेता है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, तो ये कौन था, ये भारतीय मुसलमान था। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरा, उसका नाम क्या था, जो बलबन का विरोध गुट दरबार में सक्रिय हुआ था, तो उसका क्या नाम था, भारतीय मुसलमान था, उसका नाम था इमामुद्दीन राय खान। ठीक है, इमामुद्दीन राय खान ने अपने सुल्तान को पक्ष में ले लिया, जिससे कि दरबार से बलबन को हटा दिया। और हटाने के बाद क्वेश्चन पूछता है कि बलबन को कहाँ भेजा था, तो सर्वप्रथम बलबन को हाँसी जो पंजाब में जगह स्थान है वहाँ पर भेजा। उसके बाद में फिर नागौर भेजा। नागौर कहाँ पर है, राजस्थान में वर्तमान में। ठीक है, राजस्थान भेजा। उसे आदेश दिए कि आप पहले आदेश किसको पहले आदेश दिया था, बलबन को कहाँ का, हाँसी का जो पंजाब में, उसके बाद में फिर नागौर का। ठीक है, जाने के आदेश दिए थे। उसके बाद में क्या बनता है कि जो विरोधी था, जो भारतीय मुसलमान विरोधी था, जिसका नाम इमामुद्दीन राय खान था, उसने किस पद पर नियुक्त हुआ, वो स्वयं किस पद पर नियुक्त हुआ, वकीले दर। ठीक है, ये भी समझता है वो किस पद पर नियुक्त हुआ, वकीले दर पर नियुक्त हुआ। और आपका जो वजीर पद था और अमीर हाजी पद था, उसका एक समर्थन था। ठीक है, शमसुद्दीन जो काजी पद पर, ठीक है,
मिनाजु सिराज काजी पद पर कौन था? मिनाजु सिराज था। ठीक है, काजी पद पर कौन था पहले? काजी पद पे था पहले ठीक है, इस समय में काजी पद पर कौन था? मिनाजु सिराज, जिसने तबकात नासरी ग्रंथ लिखी थी और संस्कृत की थी। तबकात नासरी ग्रंथ लिखा था और वो किसको सौंपा था? नासरुद्दीन महमूद को, इसी शासनकाल में। तो इस पद पर हटाकर, ठीक है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और इसका सहयोगी था, किसका? आपका इमामुद्दीन रायहन का सहयोगी था, जिसका नाम था शमसुद्दीन। ठीक है, काजी पद पर किसको कर दिया? शमसुद्दीन को। ठीक है, किसको कर दिया? शमसुद्दीन। और इसका किसका करीबी था? ये किसका करीबी था? ये इमामुद्दीन रायहन का करीबी था। ठीक है, किसका करीब था? इमामुद्दीन रायहन जो भारत का मुसलमान था, जिसने बलबन को भी हटाया था। उसके बाद में एक पद लिया था अपना वकील दर, पद लिया था वकील दर, जो स्वयं बना था वकील दर। ठीक है, ये पद लिया था इसने इमामुद्दीन रायहन ने। और इसका सहयोगी कौन था? शमसुद्दीन था। और काजी पद पर पहले कौन था? मिनाजु सिराज, जिसने तबकात नासरी ग्रंथ लिखा था और नासरुद्दीन महमूद को वो ग्रंथ उसको इन्होंने सौंपा था, मतलब संप्रेषित किया था। ठीक है, किसके ऊपर? किसको? नासरुद्दीन महमूद को। तो ये चालाक था, क्योंकि भारतीय मुसलमान थे, काफी चालाक था और शक्तिशाली भी था और बुद्धिमान भी था ये, क्योंकि जो सहयोग दिया था इसने षड्यंत्र में और बलबन हटाने के लिए शमसुद्दीन का भी काफी बड़ा सहयोग था। तो शमसुद्दीन काजी का पद हटा के, तो ये काजी था शमसुद्दीन भी, इसको पद को हटाने के बाद में, क्योंकि पहले पद कौन किसका था? मिनाजु सिराज थे पहले काजी पद पर। और इसे हटाने के बाद में जब इसका, क्योंकि इसका शासन मतलब इसका ये वहां पे जैसे बलबन शक्ति पर केंद्रित कर लेता है, उसी प्रकार ये इमामुद्दीन रायहन उस सुल्तानी शक्ति है जो सैनिक और जितने भी ये क्षेत्रीय थे वो अपने अधीन कर लेता है, क्योंकि ये शक्तिशाली बन जाता है उस समय। जैसे बलबन अपना उसमें 40 सरदारों को सौंप देता है, कौन? नासरुद्दीन महमूद 40 सरदारों को सौंप देता है। उसमें मेन अध्यक्ष कौन होता है? मेन नेता कौन होता है? बलबन। तो बलबन मेन होता है कि बलबन उसको सत्ता को अपनी तरह से देखता है और अपना महत्वाकांक्षा बढ़ाता है। उसी प्रकार जब बलबन दरबार में से ही इमामुद्दीन रायहन उसको बलबन को हटा देता है, किसी दरबार में से? सुल्तान नासरुद्दीन महमूद दरबार में से। तो फिर उसका इसको फिर आपका बलबन का भेज जाता है हांसी, जो पंजाब स्थान है। उसके बाद में फिर नागौर जो राजस्थान में पड़ता है, उसको आदेश देता है कि आप वहां जाएं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि सत्ता फिर किसी चालू हो जाती है? इमामुद्दीन रायहन की सत्ता चालू हो जाती है, महाराजान की। फिर वकील दर भी बन जाता है, न्याय का उच्च अधिकारी। उसके बाद में फिर सत्ता बन जाती है। सिंपल सी बात, सत्ता जब आज हाथ में आ जाती है तो अपने सहयोग को ही सबसे पहले नियुक्त करता है। तो काजी के पद को हटा, काजी का जो पद था मिनाजु सिराज, इनको हटाकर अपना ही सहयोगी है शमसुद्दीन को बना देता है। किसको? शमसुद्दीन को बना देता है। और शमसुद्दीन को बनाने के बाद में, ठीक है, शमसुद्दीन बनाने के बाद में 1254 ईस्वी में, ठीक है, ये सिस्टम क्या है? ये कब होता है? 1253 का। उसके बाद में जो 1253 ईस्वी में विद्रोह होता है दरबार में सुल्तान के में, तो वो भारतीय मुसलमान होता है इमामुद्दीन रायहन। तो 1253 में और 1253 में बलबन को हटा देता है षड्यंत्र करने के बाद में और सुल्तान को पक्ष में ले लेता है। तो बलबन को किसी कहने पर
जो इमामुद्दीन रायहान के कहने पर सुल्तान कहाँ भेज देता? हांसी। सबसे पहले कहाँ भेजता? हांसी, जो पंजाब में स्थान है। उसके बाद में कहाँ भेजता? नागौर, जो राजस्थान में। आदेश दे देता है बलबन के लिए, आप वहां पे जाएं। उसके बाद में 1 साल बाद ही, क्योंकि ये क्रिया कब थी? 1253 में थी, और 1254 में पुनः बलबन, ठीक है, 1254 ईस्वी में पुनः बलबन नायब का पद हासिल कर लेता है। कब? 1254 में, क्योंकि ये सिस्टम था जो भारतीय मुसलमान षड्यंत्र विद्रोही था, दरबार में एक गुट था, तो ये कब करता है षड्यंत्र? 1253 में। उसके बाद में तुरंत ही 1254 में, मतलब 1 साल बाद, अगले साल में 1254 में बलबन का पुनः नायब के रूप में सत्ता प्राप्त करता है। किसे? नायब, जो पहले था नायब एक मुमाकलित पद था। सत्ता करने के बाद में फिर क्या करता है ये, क्योंकि सत्ता सबसे बड़ा ओहदा था, तो ये इमामुद्दीन राय को बधाइयों, जिसके प्रकार इमामुद्दीन राय बलबन कहाँ भेजता? हांसी, पंजाब में। उसके बाद में नागौर, राजस्थान में। इसी प्रकार 1254 में बलबन को कहाँ भेजता है इमामुद्दीन राय को? बदायूं के बाद कहाँ भेजता है इसको? बहराइच, ठीक है। और बहराइच भेजने के बाद में, जब बहराइच भेज देता है, और जब बहराइच भेज देता है इसको, किसको? इमामुद्दीन रायहान को, जिसका भी पद था वकील दर, क्योंकि स्वयं में वकील दर पद हासिल कर लेता है। तो जब पहले कहाँ भेजता है? बदायूं के बाद कहाँ भेजता है? बहराइच भेजने के बाद में वहां पर हत्या करवा देता है। कौन? बलबन इसकी हत्या करवा देता है। किसकी? इमामुद्दीन रायहान की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमामुद्दीन रायहान ने बलबन को कहाँ भेजा था? पहले तो कहाँ भेजा था? हांसी, जो पंजाब में है। उसके बाद में कहाँ पर भेजा था उसने? नागौर, जो राजस्थान में। उसी प्रकार 1254 में बलबन ने इमामुद्दीन राय को कहाँ पर भेजा था? बदायूं के बाद कहाँ पर भेजा था? बहराइच। और बहराइच भेजने के बाद में इसकी हत्या करवा देता है। हत्या करने के बाद में, सत्ता प्राप्त करने के बाद में बलबन सभी शक्तियों का प्रयोग कर देता है, क्योंकि इसका जो महत्वाकांक्षा है पीछे से चलता है, क्योंकि रजिया के बाद में आपका महमूद शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह, उससे पहले, क्योंकि ये धीरे धीरे अपना प्रभु सत्ता को मजबूत करता रहता है, और वहां से उसके बाद में क्या करता है? बलबनी वंश की नींव डालता है, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रोसेस करता है अपना शक्ति का। तो ये सत्ता प्राप्त करने के बाद में, क्योंकि अब ये पूर्ण शक्तिशाली बन जाता है, जिससे कि सत्ता प्राप्त करने के बाद में बलबन सभी शक्तियों का प्रयोग करना, क्योंकि जब शक्तिशाली बन जाता है तो ये अपना शक्ति का प्रयोग कर लेता है, करने चालू कर देता है। जैसे राज सिंहासन का पितृ छत्र धारण कर लेता है, ठीक है। राज सिंहासन का एक पितृ छत्र होता था, उसको ये धारण कर लेता है। धारण करने के बाद में 1265 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कब? 1265 में सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। किसकी? नासिरुद्दीन महमूद की। 1265 में मृत्यु हो जाती है, और तुरंत मृत्यु के बाद ही बलबन स्वयं प्रभुत्व संपन्न सुल्तान के रूप में सत्ता संभाल लेता है, क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है और शक्तिशाली ऑलरेडी रहता है, और उसके बाद में इसी के अंडर में शक्तियां सब केंद्रित रहती हैं, तो ये क्योंकि ये दोबारा पुनः आगे करता है। पहले 1253 में इसका षड्यंत्र होता है, जो षड्यंत्र करता है भारतीय मुसलमान इमामुद्दीन रायहान, तो ये हट जाता है पद से भी, और इसको भेज देते हैं हांसी, पंजाब और नागौर, राजस्थान में। उसके बाद में फिर पुनः 1254 ईस्वी में क्या करता है? 1254 ईस्वी में ये पुनः नायब का पद हासिल कर लेता है, जिससे कि इमामुद्दीन राय को बदायूं के बाद में बहराइच, और बहराइच के जब भेजता है तो इसकी हत्या करवा देता है बलबन। उसके बाद में जब शक्तिशाली हो जाता है पूर्ण, और केंद्र में भी इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, दरबारी महत्वाकांक्षा बढ़ जाता है, उसके बाद में ये एक पद जो सबसे बड़ा ओहदा होता है, उस पद को भी हासिल कर लेता है। फिर वहां से अपनी शक्ति का प्रदर्शन चालू कर देता है, ठीक है। तो बलबन सभी शक्तियों का प्रयोग करना चालू करने के बाद में ये एक छत्र होता है, एक पितृ छत्र होता है, जिसको राज सिंहासन का पितृ छत्र आदि धारण कर लेता है। और 1265 में ही जब शक्ति प्रदर्शन करता है तो 1265 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? सुल्तान की, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में बलबन स्वयं प्रभुत्व संपन्न सुल्तान के रूप में सत्ता संभालता है दिल्ली में, ठीक है। और वहां पे किस नींव की रहती है? बलबनी वंश की, ठीक है। बलबन वंश की नींव धरता है ये, और वंश कौन चालू हो जाता है? बलबनी वंश। उसके बाद में के.एम. निजाम ने क्या लिखा है? सुल्तान की हत्या का दोषी बलबन को बताया है, ठीक है। के.एम. जो इतिहासकार थे ये के.एम. निजामी, इन्होंने क्या कहा है बलबन के बारे में कि सुल्तान की हत्या का दोषी बलबन को बताया है। उसके बाद में जो तत्कालीन इतिहासकार थे मिनाज सिराज ने अपने ग्रंथ में
1260 ईस्वी तक विवरण दिया, क्योंकि तबकात जो ग्रंथ था जिसको संप्रेत किया था, जिसको दे दिया था किसको, नासिरुद्दीन महमूद को, कि जो ग्रंथ था, जो ग्रंथ लिखा था तबकात नासिरी और लेखक थे कौन, मीनार सिराज ने, उसमें जो विवरण है आपका 1260 ईस्वी तक का विवरण है। ठीक है, उसमें क्या कितना कब तक विवरण है, 1260 ईस्वी तक का विवरण है। और वर्णी ने बलबन के सिंहासरोहण से प्रारंभ किया था। ठीक है, और ये वर्णी कहाँ से चालू करता है लिखना, कहाँ से चालू करता है, जब बलबनी वंश का सिंहासन पर जब बैठ जाता है बलबन, तो वहां से लिखना चालू करते हैं कौन, वर्णी। ठीक है, केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें, जिससे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जिससे कि चैनल का और ग्रोथ हो। धन्यवाद।